डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे निकालें, यदि इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण चार्ज कैसे निकलता है, और फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या, किसके कारण होता है। हमने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, और ये टू टाइप्स होता है। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव, सेकेंड है रिपल्सिव। अट्रैक्शन कब लगता है? ड्यू टू चार्ज के कारण, जब हमारे दो अनलाइक चार्जेज हो, मीन्स एक पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव हो। रिपल्सन कब लगता है? जब सेम टाइप चार्जेज हो, मीन्स एक दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, मतलब लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन लगता है, ये हमने देखा। अब कूलम्ब फोर्स क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना लगता है, लेकिन कितना लगता है वो कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ बताता है। कूलम्ब्स लॉ फोर्स है कैलकुलेशन, फोर्स कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड में, और उसका डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन क्या बताता है? जो चार्ज है उनके लाइन के अलोंग लगेगा, जो चार्जेज है उनके अलोंग लगता है। जो फिक्स्ड 2 पॉइंट चार्जेज होते हैं तो उसमें उनके अलोंग लगता है। अब कूलम्ब्स लॉ का यदि हम देखें कि कब होता है, 18th सेंचुरी में हुआ था, और ये क्या है? लाइक आइजैक न्यूटन लॉ के ग्रेविटी के। हमने देखा है कि F इक्वल टू जी m1m2/r²। इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा था, ए प्रोपोर्शन टू 1/r²। इसमें भी वैसे ही लगता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको करें, कूलम्ब्स लॉ को। विल सी हियर। तो कूलम्ब फोर्स का स्टेटमेंट्स क्या है? विल सी हियर व्हाट इज कूलम्ब फोर्स स्टेटमेंट्स। ये आता है आपका जो 12th में है, जो उनके लिए आ सकता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या कहता है इसमें? कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन, इन दोनों की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज कर सकते हैं। बट बीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, चार्जेस कैसे होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी मीन्स चार्ज में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है? directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges. It is very important. क्वेश्चन आ जाता है कि जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट्स वर्किंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, टू चार्जेस के बीच में लगेगा, जो अलोंग है उसकी डायरेक्शन में लगेगा। अंडरस्टैंड? उसके अलोंग लगेगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है, हम ऐसे इसको देख सकते हैं कि जो बोल रहा है वैसे लिखना है। तो स्टेटमेंट हमने देख लिया, और स्टेटमेंट को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो पहला क्या कह रहा है इसमें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हम मैग्नीट्यूड यूज करें यहाँ पर, तो एफ proportional to the product of the two charges, product of the magnitude of the two charges Q1 Q2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एक चार्ज 8 पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी है, इसको हमने दूसरे चार्ज से कनेक्ट कर दिया, रखा हुआ है, एक Q1 रखा हुआ है, उनके बीच के डिस्टेंस ले लिया हमने R। ठीक है, R ले लिया। तो क्या कह रहा है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, जो फर्स्ट हो गया हमारा ए प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सेकेंड क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? जो डिस्टेंस है बिटवीन 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंबाइनिंग बोथ, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम कंबाइनिंग बोथ, ये लिखना पड़ेगा आपको। कंबाइनिंग, हमें क्या मिल जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई, ये तो सबको पता होता है, लेकिन हमें इसमें आता है डायरेक्शन क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं, वी नो दैट। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, K E यूज यहाँ पर लिख दीजिए, K E Q1 Q2 बाई R²। K is the proportionality constant या electrostatic force constants,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है के ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लगभग 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, के ई को ऐसे इसमें यहाँ से यहाँ यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, एफ इंटू आर स्क्वायर, के ई की वैल्यू निकालो यहाँ से, के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपन, कभी भी हमें यूनिट निकालनी है तो उसको पहले फार्मूला के रूप में लिख लीजिए Q1 Q2, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट जो फोर्स होता है उसका एक ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने देख लिया कि F इक्वल टू हमारा, F इक्वल टू क्या था, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दिस इज द फार्मूला, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन, क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूछा जाता है। तो हम डायमेंशंस कैसे निकाल, यूनिट तो पता चल गया था, डायमेंशंस फाइंड आउट कर लो, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या था, के जो के ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका डायमेंशन निकालना, ये के रूप में था, तो इसमें हम क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर, पूछा जाता है कई बार आईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो न्यूटन का हम जानते हैं ml T-2, न्यूटन का मीटर स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब क्या होता है Q इक्वल टू होता है हमारा IT, I का होता है A और T का T, कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर लिख दीजिए AT का होल स्क्वायर, AT का होल स्क्वायर, ओके, देन इट विल कम ml क्यूब, ये L स्क्वायर L क्यूब हो जाएगा, T स्क्वायर इधर ऊपर T-2 है, कितना हो जाएगा T-4 और A-2, दिस इज द डायमेंशन, अंडरस्टैंड। यदि डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो हमने बता रखा है कि उसको आप क्या करो, बेसिक पे जाओ, उसकी बेसिक पे जाओ, बेसिक इन द सेंस जैसे हमारा डायमेंशन निकालना है, क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा फोर्स का, तो आप फोर्स का पहले निकालो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई इक्वल टू है आपका एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2, ओके, तो एफ का निकालना है, तो एफ को हम, फॉर्मूला क्या होता है एफ का, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज द बेसिक, तो एफ का एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो t इज द बेसिक, तो इसको बाहर कर लिया हमने, m t बाहर हो गया, और वेलोसिटी हमें पता था क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सब ये बेसिक यूनिट में आ गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर mdt², ओके, तो मास का m जैसे जो सिंबल है m यूज करते हैं, d l t², मतलब ऊपर आएगा क्या हो जाएगा -2 ml t-2। इसी प्रकार q का निकालना है, r को तो पता है L स्क्वायर, q का क्या होता है IT, q का क्या होता है IT, I का होता है A, T का T। तो हमें बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें आप फार्मूला को तोड़ते तोड़ते पहुंच जाओ, और वहां पर सीधा रख दो, तो ml t-2 AT आ गया, दिस इज द डायमेंशन। अब हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, एप्सिलॉन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जो यूनिट है इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट यूनिट हो जाएगी, मींस यदि एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा m-1 L-3 T4 A² जस्ट हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि फोर्स तो सब पता होता है, लेकिन हमारा जो आता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/4 या फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशंस क्या होगा। हमने देख लिया कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है। उसके बाद ये के की वैल्यू 1/4 और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ई हमने लिख दिया क्योंकि के अभी हमारा डायरेक्टिव कांस्टेंट भी यूज होता है, तो इसलिए हमने के लिख दिया। इसके बाद आप देखिए permittivity epsilon naught is called permittivity of free space, that is the formula we have discussed. In electrostatic CGS system, टू सिस्टम्स होते हैं हमें पता है, MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम। तो यूनिट चार्ज किसमें होता है, ESU में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज, और स्टेट कूलम्ब स्टेट C, दैट इज द CGS सिस्टम। तो 3 × 10 ESU, अच्छा 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना होगा, 1 कूलम्ब ये पूछा जाता है 3 × 10⁹ ESU of charge. Understands? This is the CGS. This is very important points. A torsion balance is a sensitive device to measure force. कोई पूछेगा कि फोर्स को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एक टॉर्जन बैलेंस। कौन सा यूज करते हैं, टॉर्जन बैलेंस। When the linear sizes of charge bodies are much smaller than the distance, point charges हम बात करते हैं कि point charge होना है, कूलम्ब में point charge होना चाहिए। कूलम्ब point charges क्या होते हैं, जो उसका साइज है, साइज मींस पॉइंट होना चाहिए इन कंपेयर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ऐसा देखिए कि वो पॉइंट है, कहीं से ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कूलम्ब्स किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। ओके, परमिटिविटी वैल्यू ये है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकाल सकते हैं। ओके, so this is the, अब we have discussed Coulomb's law in vector form, that is the very important, how to write Coulomb's law in vector form. Okay, we'll discuss here in a vector form. Coulomb's law in a vector form. तो हमने देखा ये एक चार्ज रखा हुआ Q1 Q2, तो Q1 चार्ज, Q2 भी चार्ज फिक्स है, लेकिन Q2 के कारण, यहाँ पर देखेंगे Q2 के कारण आपको क्या लगेगा, Q2 के कारण Q1 पर एक फोर्स लगेगा। अब दोनों देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, कैसे करेगा, रिपेल। तो Q1 को रिपेल करेगा किस है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लिख देंगे F12। इसी प्रकार Q2 को रिपेल करेगा तो लिख देंगे F21। और डिस्टेंस क्या है यहाँ से, यदि हम देखें 1 से 2 की डिस्टेंस, R12 एंड दिस इज द R21, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, okay, R12 R21 the distance between them. So here F12 we can write F12 जो F12 है that is the फोर्स जो है आपका F12 क्या कहलाएगा यहाँ पर, F1 1 मीन्स जिस पर लग रहा है और 2 मीन्स जिसके द्वारा लग रहा है, तो मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1, किसके कारण, इस पर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। जो F12 है, F11 जो पहले आ रहा है उस पर लग रहा है, जो बाद में उसके द्वारा लग रहा है। इसी प्रकार F21 क्या कहलाएगा आपका, F21 क्या कहलाएगा, F21 आपका कहलाएगा, F21 क्या कहलाएगा, F21 फोर्स ऑन चार्ज, हाँ Q2 चार्ज Q1, राइट हियर along the charge joining force, ये बहुत जरूरी लिखना, फोर्स ऑन, जब आप लिखोगे वेक्टर फॉर्म में ये जरूरी लिखना, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, दिस इज द। अब इसको हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में, ये तो पता चला गया, R12 इज डिस्टेंस एंड R21 इज डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 to 1, और वो सेम होगा डिस्टेंस, दैट इज द मैग्नीट्यूड R। अब हमें पता है किसी वेक्टर को कैसे, किसी स्केलर को कैसे बनाए, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देते थे,
यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर देखिए F12 क्या होगा, F12 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर दैट इज द मैग्नीट्यूड मीन्स R12 या आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर R12 लिख दीजिए, R12 का होल स्क्वायर दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये हो गया। अब इसको वेक्टर में, ये दैट इज द मैग्नीट्यूड, अब इसको हमें वेक्टर में बदलना है तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कौन सा यूनिट वेक्टर, दैट इज द R12। ओके, हमें पता भी है यूनिट वेक्टर जैसे एक कैप है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स में, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करवा दिया। और यूनिट वेक्टर होता क्या है, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड A दैट इज द यूनिट वेक्टर, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसमें R12 की जगह क्या रख सकते हैं हम, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड R12 मींस अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 ये स्क्वायर था ही इनटू, अब R12 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, R12 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर था अपॉन R12। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब, R12 का होल क्यूब इनटू वेक्टर R12। अंडरस्टैंड, दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला। आप यहाँ तक लिख दोगे, ये जो फर्स्ट लाइन भी है तो भी आपका सही माना जाएगा, ये लाइन भी लिख देंगे तो ये भी सही है। लेकिन उसमें क्या आएगा कि ये कई सारे हमें दे सकता है, कई सारे देख सकता है, तो वी हैव टू चेक ऑन इट कि क्या हो सकता है हमारा। ओके, तो दैट इज द ये दिस वन, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं दिस वन। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये होगा F, इसी प्रकार F21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा एंड R21 हो जाएगा वहां पर। विल सी हियर सेम सेम बिल्कुल, वी कैन राइट हियर, लिखो इसको, राइट डाउन F21, F12 सेम टाइप F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का ये हो जाएगा R21 का होल क्यूब एंड R21 वेक्टर। Here R12 is equal to R21 is equal to R. We can write R12 is equal to R21 is equal to R. This is the magnitude. This is the magnitude. Don't confuse it with it R12. This is the magnitude. Oh, किसके बराबर है? R के बराबर है. So we can write here. We can write here F12 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R2 R12 means R whole cube R12 vector like this F21 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R cube into R21। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, केवल क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, केवल इसमें डिफरेंस है। ये है R12 है और ये क्या है R21 है। अंडरस्टैंड, इसमें केवल चेंजेस है। तो हम वी नो दैट R12 इक्वल टू माइनस R21, केवल इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंस है। तो वी कैन राइट हियर F12
इक्वल टू माइनस F21. मैग्नीट्यूड इज द सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ये लग रहा है राइट में, ये लग रहा है लेफ्ट में। जो ये है दिस इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसको बताएगा आपको? न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन ये तो था। तो इक्वल एंड अपोजिट, तो कूलम्ब्स लॉ किसको भी बताता है? न्यूटन के थर्ड लॉ को बताता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव करने के लिए आ सकता है आपके कि प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ states about Newton's third law. So we can prove like this. यहाँ पर हम देख सकते हैं बुक में। तो here we have Coulomb's forces, two charges, so they are central forces. Okay. अब इसका रेंज क्या होगा इनका? तो भी रेंज क्या होगा? वी कैन सी हियर रेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी मतलब शॉर्ट रेंज में काम करता है। कोलम्बियन फोर्स एक्ट ओवर ए इनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशंस फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशंस 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत कम से लेकर टू माइक्रोस्कोप डिस्टेंसेस एज लार्ज एज 10⁻18 मीटर। अंडरस्टैंड? तो ये छोटे से लेकर मतलब आपके पार्टिकल्स में, एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसमें भी लगता है, और जाके 10⁻18 मीटर तक ये काम करता है। अंडरस्टैंड? Universe is varied over this range of separation to a high degree of accuracy. Understand? अब limitations क्या है इसके? कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन देख लेते हैं। Is not applicable in all situations. सभी जगह नहीं लगा सकते हैं। It is valid only under the following conditions. Following conditions. तो इसमें क्या कंडीशंस, लिमिटेशंस क्या? सब जगह लगेगा नहीं। तो इसमें पहले क्या? द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं कैसे होने, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने शुरू में पढ़ा, पहले वीडियो आप देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मीन्स जो साइज है वो डिस्टेंस के रिगार्डिंग, डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। मीन्स यदि आपका आर बड़ा है लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर तक होना चाहिए, क्योंकि 20 मीटर लगता भी है। मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, और उसका जो सेपरेशन है इट मींस 10⁻15 मीटर के पहले वो लगेगा ही नहीं कूलम्ब फोर्स। द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, जो न्यूक्लियर का साइज है उसका जो सेपरेशन, टू चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, हमारा टू चार्जेस लिया हमने लाइक दिस, तो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर साइज से ज्यादा होना चाहिए तभी लगेगा। यदि आपने देख लिया R इक्वल टू 10⁻16 देन डोंट अप्लाई कूलम्ब फोर्स। उसके लिए दूसरे फोर्सेस रूल्स हैं, वो वी कैन सी लेटर। आपके इसमें नहीं है, वी विल सी लेटर। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज फार डिस्टेंस देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वहां पर क्या लगता है? 10⁻15 मीटर के जो कम है उसमें कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इसलिए कोई पूछे कि व्हाई कूलम्बियन फोर्स इज नॉट वर्किंग लेस देन 10⁻15 मीटर, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन? आप बोलोगे कि लेस देन 10⁻15 मीटर कूलम्ब फोर्स काम नहीं करता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। ये हमेशा पूछा जाता है आपके 12th में। ये कूलम्ब्स लॉ ना पूछे लेकिन लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ और रेंज ये पूछ सकता है। अंडरस्टैंडिंग? इसके बाद आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम? डिफाइन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। तो परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी, ये यहां पर देखना है आपको। ये तो कह रहा है परमिटिविटी क्या है आपकी? प्रॉपर्टी है ऑफ द मीडियम
परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की, जहां पर आपके दो चार्जेस रखे हुए हैं। अंडरस्टैंड? आपको अपने इसमें क्वेश्चन पूछ सकते, व्हाट इज परमिटिविटी, बोर्ड में आता है सीधे CISC हमेशा पूछा जाता है। तो अभी को परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड एंड इन दैट मीडियम। अब परमिटिविटी हाई है कि लो है, वी विल सी हियर। अंडरस्टैंड? तो यदि उसमें पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि यदि हमने पानी वाटर में रख दिया तो क्या होगा, तो उसमें क्वेश्चंस आता है आपका बोर्ड में कि what is the effect, what write the statements about when we there is a dielectric constant या permittivity 1/3, तो फोर्स भी 1/18 टाइम्स लेस हो जाएगा। अब आया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। So we will discuss it in our next lecture. So we conclude here. Thank you very much.